Hello students, welcome to FUKE Education. I am Arya Dubey and today in this video session we are going to discuss the chapter 8 of economics, that is national income and related aggregates. हम इस चैप्टर में स्पेसिफिकली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है उनको आज डिस्कस करेंगे। चालू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जहां पे आपको गिवन है जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करना है और यहाँ पे आपको कुछ फॉलोइंग डेटा गिवन है। ओके, तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, नहीं तो फिर आप मेरा सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले हम इसके पर्टिकुलर्स को देखेंगे। यहाँ पे हमें गिवन है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, चेंज इन स्टॉक, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है तो किस मेथड से करना है। मेजरली तीन मेथड होते हैं आपके इस चैप्टर में, वैल्यू एडेड मेथड, नेशनल इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक्सपेंडिचर्स गिवन है, तो ये क्वेश्चन जो है एक्सपेंडिचर मेथड से ही सॉल्व किया जा सकता है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला जो है वो कहता है जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ओके, तो यहाँ पे आपको दो चीजें गिवन है, प्राइवेट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इनकी दोनों वैल्यू ये गिवन है। उसके बाद आप ऐड करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, पर अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें जो गिवन है वो है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और काफी लोग जो है यहाँ पे गलती कर जाते हैं, बिकॉज फॉर्मूला जो आपको गिवन है वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में कहता है, इट सेज नथिंग अबाउट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो अलग होता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन से। और हमें अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए तो हम ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में ऐड करेंगे चेंज इन स्टॉक, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। चेंज इन स्टॉक आपको क्या है, गिवन है, यानी कि आप इस 500 में ऐड करेंगे 300, जिससे कि आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिल जाएगी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे आप थर्ड जो आपका वेरिएबल है आप इस तरीके से निकालेंगे। फोर्थ वेरिएबल जो कि आखिरी है वो रहेगा आपका नेट एक्सपोर्ट्स, जो कि निकाला जाता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, है ना। आप एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट्स को लेस कर देंगे, यानी 800 माइनस 700 कर देंगे। ये चारों चीजें निकालने के बाद आपको जीडीपी एट एमपी जो है वो मिल जाएगा। लेकिन जीडीपी एट एमपी जो रहेगा वो आपका आंसर नहीं रहेगा, फाइनल आंसर नहीं रहेगा, बिकॉज क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला है, जीडीपी नेशनल इनकम निकालने को। तो आप देखें सॉल्यूशन में यहाँ पे जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जैसे कि मैंने कहा था, आप प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को एज इट इज ले सकते हैं, फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को एज इट इज ले सकते हैं, प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, जिससे क्या वो क्या मिल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो 1450 प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि आपका हो जाएगा 400 प्लस 500 प्लस 300, जो कि आपका हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस 800 माइनस 700, जो कि आपको क्या है, नेट एक्सपोर्ट। इन सबको ऐड करने पे जो आपको वैल्यू मिलेगी वो रहेगी 2750 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बोला गया है नेशनल इनकम निकालना है विद द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, नेशनल इनकम निकालना है, पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा मेथड यहाँ पे सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा। हमें यहाँ पे गिवन है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, हमें यहाँ पे गिवन है ऑपरेटिंग सरप्लस, हमें यहाँ पे गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इनडायरेक्ट टैक्स, वेजेस इन टैक्स, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो भी हमें वेरिएबल्स गिवन है, इससे हमें यही इंडिकेशन मिलता है कि क्वेश्चन जो है इनकम मेथड से सॉल्व किया जाएगा। ओके, इनकम मेथड में आपको क्या होता है, आप जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं आपको मिलता है एनडीपी एट एफसी, जो कि आपकी डोमेस्टिक इनकम रहती है। इसमें आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऐड करते हैं, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस को भी ऐड करते हैं, प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, तो ये तीनों चीजों को हम ऐड करेंगे जिससे हमें एनडीपी एट एफसी मिल जाएगा। इसके अलावा हमें यहाँ पे एक आध दो चीजें और दी है, जैसे वेजेस इन काइंड दिया है, तो आप वेजेस इन सोचेंगे कि वेजेस इन काइंड को भी हम ऐड करेंगे, तो आप इसको ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज अगर आपको एक बार गिवन है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वेजेस, सैलरीज और हर एक तरह के कंपनसेशन भी इंक्लूडेड है, यानी कि ये वेजेस इन काइंड 300 रुपए का ये भी इसमें ऑलरेडी पहले से इंक्लूडेड होगा। उसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। यहाँ पे नेशनल इनकम इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जैसे मैंने बताया आपको कि अगर आप इनकम मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको जो मिलेगा वो एनडीपी एट एफसी मिलेगा। तो एनडीपी एट एफसी से आपको एनएनपी एट एफसी में मूव करने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है उसको भी ऐड करना पड़ेगा। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आपको गिवन था 14,000, फिर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन था 4,500 और आपको मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड गिवन है 17,200। इतना ऐड कर, अगर आप इन तीन चीजों को खाली ऐड करेंगे तो आपको इससे क्या मिल जाएगा, एनडीपी एट एफसी।
ठीक है। और यहाँ जो 400 रुपए जो दिया है ये हमने नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड किया बिकॉज हमें NNP/FC निकालना है। क्या क्या निकालना है? हमें नेशनल इनकम निकालना है, इसलिए हमने यहाँ पे 400 रुपए को भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी GVA एट MP निकालने को बोला गया है हमें मार्केट प्राइस पे, ठीक है। GVA एट MP क्या क्या चीजें गिवन है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, सब्सिडी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन और ओपनिंग स्टॉक। ये वेरिएबल्स देख के हमें पता चलता है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हम इस क्वेश्चन को वैल्यू एडेड मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को? वैल्यू एडेड मेथड से। जहां पे वैल्यू एडेड मेथड में हमें जो वेरिएबल मिलता है वो मिलता है हमें GDP एट MP, जहां पे आप देख सकते हैं पहले हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक किया जाएगा। फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के बाद आप GVA एट MP निकालेंगे, जिसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन रहता है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, आप देख सकते हैं सेल्स आपको गिवन है 700, चेंज इन स्टॉक आपको गिवन है, क्वेश्चन में आपको चेंज इन स्टॉक जो है वो गिवन नहीं है, तो आप चेंज इन स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए आप क्या करेंगे? ओपनिंग क्लोजिंग्स में से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर लेंगे, जो कि आपको देगा 20 माइनस 10, जो कि आपको देगा 10 आपका चेंज इन स्टॉक हो जाएगा, और 700 आपको क्या हो जाएगा? सेल्स। जिससे आपको क्या मिल जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। माइनस करेंगे आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो कि क्वेश्चन में आपको पहले से गिवन है, तो आपको एडिशन अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। 400 आपका जो रहेगा वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन रहेगा, तो आप इसमें से माइनस कर लेंगे 400। तो 710 माइनस 400, जो कि आपका आंसर देगा फाइनली का 310 लाख, जो कि आपका रहेगा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है वो भी एक एग्जांपल के साथ। A situation in which the value of an output when passing through its production stages is counted more than once is known as double counting। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जब किसी भी आउटपुट की वैल्यू को 2 बार काउंट कर लिया जाए जब वो अपनी प्रोडक्शन स्टेज से गुजर रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं? डबल काउंटिंग। अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन बिफोर रीचिंग द फाइनल स्टेज। यानी कि एक प्रोडक्ट है वो अलग अलग स्टेजेस से जाता है प्रोडक्शन के, है ना। फॉर एग्जांपल अगर पीस ऑफ फर्नीचर है तो पहले वो वुड रहता है, फिर उसको वुड से काटा जाता है, फिर उसको पॉलिश किया जाता है, फिर उसको शेप दिया जाता है। यानी कि अलग अलग स्टेजेस रहते हैं उस वुड के जब वो फाइनल पीस ऑफ फर्नीचर में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे वही बात करी गई कि जो प्रोडक्ट होता है, कमोडिटी होती है, फाइनल स्टेज के पहुंचने से पहले काफी सारी प्रोडक्शन स्टेजेस से पास होता है। व्हेन द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इट इज मोर लाइकली टू ऐड द कॉस्ट ऑफ इनपुट मोर देन वंस। यानी कि जब एक वैल्यू, किसी प्रोडक्ट की वैल्यू जो है कैलकुलेट की जाती है तो अक्सर ऐसा होता है कि हम उसको 2 बार काउंट कर लेते हैं, यानी कि उसकी कॉस्ट ऑफ इनपुट जो है एक से ज्यादा बार काउंट कर लेते हैं, और इस कारण से डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम जो है वो अराइज होती है। While calculating national income, the problem of double counting occurs when the value of intermediate goods is also included with the value of final goods। है ना। तो अगर हम इसको और अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स जो है हम उनको भी जब जोड़ देते हैं फाइनल प्रोडक्ट्स के साथ। एक एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, a farmer produces wheat in his field and sells it for 200 rupees to a floor। ठीक है, तो हमारे पास एक फार्मर है, उसने वीट खरीदा। कितने का वीट उसने खुद प्रोड्यूस करा, कि वो वीट की वैल्यू कितनी थी? 200। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट नीचे बना हुआ है, यहाँ पे फार्मर लिखा है और ये वीट है, जहाँ पे दिया है वैल्यू ऑफ आउटपुट 200 रुपए। वैल्यू ऑफ इनपुट, फार्मर का कुछ इनपुट उसमें लगा नहीं, फार्मर ने खुद उसको प्रोड्यूस करा, पहले स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है, इसलिए वैल्यू ऑफ इनपुट 0 रहेगी। और फार्मर ने कितनी वैल्यू ऐड करी? 200 उसने वैल्यू ऐड करी। ठीक है, फिर वो फार्मर क्या करता है? उसको बेच देता है किसी मिलर को। कितने रुपए के लिए? 200 रुपए में बेच देता है मिलर को वो। द मिलर देन कन्वर्ट्स द व्हीट इनटू फ्लावर एंड सेल्स इट फॉर बेकर 500। यानी कि वो फिर उस व्हीट से फ्लावर बनाता है, आटा बना लेता है, और 500 रुपए में फिर बाद में जाके उसको बेच देता है। यानी कि फाइनल उसके लिए जो वैल्यू है वो 500 हो जाती है। उसने 200 रुपए की चीज को 500 का बना दिया, यानी 300 रुपए उसने जो है वैल्यू ऐड करी, है ना। आप देखें यहाँ पे वैल्यू एडेड जो साथ साथ में चलता आ रहा है, मतलब हर एक स्टेज पे हर एक जो प्रोड्यूसर है उसमें कितनी एडिशनल वैल्यू ऐड कर रहा है हम उसको भी लिखते हैं, यहाँ पे जा रहे हैं। अल्टीमेटली द बेकर prepares the biscuit from that flour and sells them to consumer for final consumption at a price of 700। यानी कि बेकर जो है उससे फिर वो बिस्किट बना लेता है और बिस्किट बना के फिर कंज्यूमर को आखिर में बेचता है 700 रुपए के लिए। यानी कि हम बेकर पे आएंगे, बेकर ने उस 500 रुपए की बिस्किट में 200 रुपए की वैल्यू ऐड करी, जिससे फाइनल वैल्यू 700 की हो गई, और फाइनली उसे 700 रुपए का जो है ये कंज्यूमर को सेल कर दिया। For Miller, the floor is the for farmer wheat is the final product 200 rupees and he has not spent any intermediate cost। है ना। अगर हम फार्मर के नजरिए से देखें तो फार्मर के लिए ये जो 200 रुपए है यही उसके लिए फाइनल प्रोडक्ट है,
और उसने कोई भी उसमें इंटरमीडिएट कॉस्ट खर्च नहीं करी है। देयरफॉर द वैल्यू एडेड एट द स्टेज इज 200 रुपीज। वहीं पे मिलर के लिए देखा है तो फॉर मिलर फ्लोर इज द फाइनल प्रोडक्ट, फ्लोर जो है फाइनल प्रोडक्ट है 500 रुपए का, और उसने 200 रुपए खर्च करे इंटरमीडिएट गुड पे, यानी कि उसने 300 रुपए की वैल्यू ऐड करी। और बेकर के लिए दिखाया तो बेकर के लिए बिस्किट उसका फाइनल प्रोडक्ट है जो कि 700 रुपए का है, और उसने 500 रुपए खर्च करे फ्लावर खरीदने के लिए जो कि उसके इंटरमीडिएट गुड है, और उसने 200 रुपए की वैल्यू ऐड करी। तो आप देख सकते हैं कैसे कि यहाँ पे अगर हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेज पे दिखाया तो जो गुड है उसकी वैल्यू चेंज होती गई है। अगर आप यहाँ पे फार्मर का जो प्रोडक्ट है 200 रुपए उसको जोड़ दे नेशनल इनकम में तो ये गलत होगा, बिकॉज यहाँ पे डबल काउंटिंग प्रॉब्लम होगी। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइस को लेंगे, और जो रहेगा 700, जो कि एक फाइनल गुड का प्राइस रहेगा 700 रुपए। सिर्फ 700 रुपए को जो है हम नेशनल इनकम में अकाउंट करेंगे, जिससे कि डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम है उसको हम अवॉइड कर सके। एक ये तरीका है फाइनल गुड के आप वैल्यू ले सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऐड करी गई है उसको ऐड करें। क्या मतलब हुआ इसका, यानी फार्मर ने 200 रुपए की वैल्यू ऐड करी तो आप इसको ऐड कर लें, मिलर ने 300 रुपए की वैल्यू ऐड करी तो आप इसको ऐड कर लें, और बेकर ने 200 रुपए की वैल्यू ऐड करी तो आप इसको ऐड कर लें। इनको भी अगर ऐड करेंगे तो आपको जो है 700 रुपए ही इसका फाइनल आउटकम मिलेगा। 200 प्लस 300 500, और 500 प्लस 200 700। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बीच में डिस्टिंग्विश करें। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं दोनों की। डोमेस्टिक इनकम इट रिफर टू नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, यानी कि सारे के सारे नेट मनी वैल्यू सारे के सारे गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस करी गई है एक साल के दौरान एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। वहीं पर अगर हम नेशनल इनकम की बात करें तो इट रिफर टू नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, यानी कि वो नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस करी गई है कंट्री के द्वारा वहां के नॉर्मल रेसिडेंट से, और यहाँ पे बाहर की जो अब्रॉड की इनकम है उसको भी इंक्लूड करते हैं। नेचर ऑफ कंसेप्ट देखा है ना, डोमेस्टिक इनकम इज अ टेरिटोरियल कंसेप्ट, इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, यानी डोमेस्टिक इनकम जो है वो एक टेरिटोरियल कंसेप्ट है, बिकॉज टेरिटरी से बाउंड है ना। आप डोमेस्टिक इनकम में सिर्फ और सिर्फ उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर की इनकम को ही काउंट करते हैं, ना कि अब्रॉड की बाहर की इनकम को। वेराज नेशनल इनकम देखा है तो एक नेशनल कंसेप्ट होता है, बिकॉज आप इधर डोमेस्टिक और साथ साथ अब्रॉड की इनकम को भी इंक्लूड करते हैं। इट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द होल वर्ल्ड, है ना, यानी कि पूरी की पूरी दुनिया से जो भी आपने इनकम अर्न करी है उसको भी आप इधर इंक्लूड करते हैं। कैटेगरी ऑफ प्रोड्यूसर्स की अगर बात करिए तो ऑल प्रोड्यूसर्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री आर इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक इनकम, यानी कि सारे के सारे प्रोड्यूसर्स जो एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आते हैं उनको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। और वहीं पे अगर नेशनल इनकम में दिखाया तो ऑल प्रोड्यूसर्स हु आर नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, यानी कि वो लोग जो नॉर्मल रेसिडेंट्स है कंट्री के उनको इंक्लूड करते हैं। और जरूरी नहीं है कि नॉर्मल रेसिडेंट्स वो सिर्फ उस कंट्री के अंदर हो, उसके बाहर भी हो सकते हैं। NFIA की बात करिए तो डोमेस्टिक इनकम डज नॉट इंक्लूड NFIA, यानी डोमेस्टिक इनकम के अंदर NFIA नहीं आता है, और नेशनल इनकम के अंदर जो है वो NFIA इंक्लूडेड रहता है। यानी NFIA क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम के अंदर ही इंक्लूडेड रहती है। और यहाँ पे और एक चीज, डोमेस्टिक इनकम को जो है हम यहाँ पे NDP एट FC से डिनोट करते हैं, और यहाँ वेयरएज नेशनल इनकम को हम डिनोट करते हैं NNP एट FC से। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नेशनल इनकम और NNP एट FC। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है NNP एट FC से। ये क्वेश्चन जो है कंपेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है, बिकॉज यहाँ पे आपको कोई मेथड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे जो 3 मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, इन तीनों में से कोई मेथड इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बल्कि काफी ज्यादा सिंपल है, तो आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। बाकी इसका सॉल्यूशन मैं अब यहाँ पे दिखा देता हूँ। NNP एट FC कैलकुलेट करना है, काफी इजी है। आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे NNP एट FC को लिखें जो आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी एक नेशनल इनकम गिवन है जो कि GNP एट MP, तो आप GNP एट MP को यहाँ पे राइट हैंड साइड पे लिख देंगे। अब इस GNP एट MP में हमें कुछ ऐसे चेंजेस करने हैं जिससे कि ये NNP एट FC बन जाता है। अब डिफरेंस देना चालू करें, ये यहाँ पे आपको दिए नेट और यहाँ पे आपको ये दिए ग्रॉस। ग्रॉस से नेट मूव करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसमें से डेप्रिसिएशन जो है वो माइनस कर लेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन। फिर आपको यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है और आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट है, तो दोनों में नेशनल में तो आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज जो यहाँ पे अलग है वो एक फैक्टर कॉस्ट है और ये मार्केट प्राइस, यानी मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट पे मूव करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, NIT को माइनस कर लेंगे।
तो हम एक एक करके यहाँ पे चीजें देखते हैं। हमारे पास सब्सिडीज है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, और डेप्रिसिएशन है, और इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, डेप्रिसिएशन है वो कितना गिवन है, 100 रुपीज। तो जीएनपी एट एमपी की वैल्यू कितनी, 7000। तो यहाँ मैं लिखूंगा 7000 माइनस डेप्रिसिएशन है आपका 100 माइनस एनआईटी। अब एनआईटी हमें यहाँ पे गिवन नहीं, लेकिन हमें यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है और सब्सिडीज गिवन है। तो इन दोनों से हम यहाँ पे एनआईटी कैलकुलेट कर सकते हैं। एनआईटी का फॉर्मूला होता है आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी कितना है 500, सब्सिडी कितना है 100। 500 में से सब्सिडी कितना है 400, 500 में से 400 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 100। तो इसका जो आंसर आपको आएगा वो आएगा 6800 करोड़। देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पे सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से गिवन है। एनआईटी का जो फॉर्मूला है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में और भी चीजें गिवन थी, जैसे कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो कुछ कुछ चीजें यहाँ पे ऐसी रहती हैं जो हमें काम की नहीं होती, तो आप इनका ध्यान रखें, है ना। कुछ कुछ चीजें हमें कंफ्यूज करने के लिए होती हैं, बिकॉज यहाँ पे एनएफआई की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने इसका यहाँ पे यूज नहीं करा। काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं क्वेश्चन में जो हमें कंफ्यूज करने के लिए भी होती हैं। ओके, सो आई होप आपको क्वेश्चंस जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल्सो मैंने इसी फॉर्मेट में बाकी प्रीवियस चैप्टर्स को भी कवर किया है, तो आप इस चैनल पे आके उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ऑल्सो डाउनलोड द फ्यूके एजुकेशन ऐप टुडे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।